नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। क्यों आज आप दो ही हो? अभी थोड़ी देर रुकते हैं, सब आ जाएंगे। जी आ रहे। हाँ, 12-10 नहीं हुई ना अभी की, अभी आ जाएंगे। चलो आ रहे हैं। अभी तक जो पढ़ा वो याद है ना सबको? हाँ या ना? अभी तक जो पढ़ा वो याद है? याद है। याद है तो अच्छी बात है। फिर भी जो हमने पढ़ा वो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो पाठ है ततारा वामिरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई, मैंने आपको बताया था कि एक हकीकत है, एक प्रेम कहानी है जो अंडमान और निकोबार में लोक कथा के रूप में लोगों के मुंह से सुनाई जाती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार ये जो दोनों द्वीप है जो अलग हुए, जिसके बीच में आज प्रेजेंट टाइम में 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो पहले नहीं था। दोनों द्वीप एक ही थे। जो ततारा और वामिरो है उसी के कारण ये दोनों द्वीप जो है वो अलग हुए। इसमें हमने पाठ की शुरुआत में देखा कि ततारा का वर्णन था कि ततारा एक सुंदर, बलशाली, एक शांत, भोला व्यक्ति है जो हरदम सबकी मदद के लिए तैयार रहता है। वो अपने गांव वालों की नहीं लेकिन आसपास के द्वीपवासियों की भी वो मदद जो है वो करता है। वहां पर अंडमान और निकोबार में जो ततारा है वो बड़ा फेमस है, उसकी चर्चा चारों तरफ है। वो हमेशा हरदम अपनी कमर पर लकड़ी की तलवार जो है वो लटकाए रहता है। होता ये है कि एक दिन ततारा जो है वो शाम के समय समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकलता है। उसी समय उसके कानों में एक मधुर आवाज जो है, मधुर स्वर जो है वो सुनाई देता है, गूंजता है। वो उसी तरफ खींचा हुआ चला जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक सुंदर लड़की जो है जो मधुर स्वर में गा रही है। अचानक से एक लहर ने उस लड़की को भिगो दिया और गाना जो है वो आधा रह गया, अधूरा छूट गया। ततारा जो है वो सम्मोहित तो था ही, वो बार बार एक ही चीज कह रहा है कि गाना गाओ, गाना पूरा करो, तुमने बड़ी मधुर आवाज जो है वो पाई है। वामिरो जो है वो कहती है कि सवाल पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी मालूम है कि दूसरे गांव के लड़के जो है उनसे बातें करना यहाँ की परंपरा के खिलाफ है। बाद में ततारा जो है एक ही बात बार बार दोहराता रहता है। जब वामिरो अपने गांव लपाती की ओर चलने लगती है तो बीच में रास्ता रोक के खड़ा रह जाता है। हाथ जोड़ के वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, और वो कहता है कि आप अपना नाम बताते जाओ। वामिरो जो है चलते समय कहती है कि मेरा नाम वामिरो है। उस समय ततारा कहता है कि मैं कल तुम्हारा इसी जगह पर लपाती के समुद्री किनारे इस चट्टान पर तुम्हारी बाट दूंगा, राह देखूंगा, तुम जरूर आना। और वामिरो जो है वो कहती है कि नहीं, शायद कभी नहीं, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। फिर दोनों अपने अपने गांव, अपने अपने घर जाते हैं। दोनों का मन बेचैन है, दोनों अशांत है, सोच विचार में डूबे रहते हैं। कैसे भी करके रात जो है वो बीत जाती है, दिन भी जो है धीरे धीरे गुजरने लगता है। ततारा उसको मिलने की चाहत में जल्दी से उसी समुद्र किनारे चला जाता है और इंतजार करता रहता है कि वामिरो कब आए। लेकिन होता यह है कि वामिरो वहां पर छुपती भागती, चारों तरफ देखती हुई उसी समय वहां पर पहुंच जाती है।
दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, दोनों निश्चल है मतलब हिलते डुलते नहीं है, दोनों निशब्द है, एक दूसरे से एक शब्द भी बोलते नहीं है और लंबे समय तक एक दूसरे के सामने निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है, सूर्य डूब जाता है, अंधेरा होने लगता है और वामिरो जो है वो अपने गांव की ओर चलने लगती है। फिर भी ततारा उसी पोजीशन में खड़ा है, निशब्द बिल्कुल बिना बोले, और वामिरो जो है अपने गांव लपाती की ओर चली जाती है। शायद हमने यहाँ तक ही पढ़ा था, बराबर ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब जो है पेज नंबर 81 पे लास्ट पैराग्राफ जहां हम पहुंचे हैं वहीं से शुरू करता हूं। तैयार हो ना सब? यस सर तैयार। अच्छा, कितने बच्चे आए? अभी तो 2-3 ही थे, आ गए ना सब? 11। यस सर 11 है। हाँ, 12 तो मतलब 12वां तो मैं हूँ। 11 जो है बच्चे मतलब बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। 10th बी में भी ऐसा ही है, 8-9 बच्चे ही आते हैं। आप में भी ऐसा ही है, 11-12 आते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब उनको पढ़ने की इच्छा नहीं है या क्या है पता नहीं। जब फोन करते हैं तो माँ बाप ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने तो फोन दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं और यहाँ पर वो क्लास ज्वाइन करते नहीं। आयुषी बेटा तू बोली मत, तेरी कोई भी आवाज यहाँ पर है ना सुनाई नहीं देती, ना मुझे ना किसी को, इसलिए तू बोल मत, तू सिर्फ सुन, वरना तेरा नेट चला जाएगा तो फिर पढ़ना भी बाकी रह जाएगा। चलो अब शुरू करता हूँ पेज नंबर 81 लास्ट पैराग्राफ। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। अब ये रोज का कार्यक्रम हो गया, डेली का। दोनों उसी समय उसी जगह पर लपाटी के समुद्र किनारे उसी चट्टान पर जाकर दोनों मिलते थे। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के सामने खड़े रहते थे, बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए एक दूसरे के सामने देखते रहते थे। एक शब्द भी एक दूसरे के साथ वो बोलते नहीं थे, एक दूसरे को निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए ताकते रहते थे, देखते रहते थे। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। भीतर मतलब अंदर, पेंसिल से लिखते जाना सारे शब्दों के अर्थ। भीतर मतलब अंदर एक समर्पण की भावना थी जो अनवरत मतलब बिना रुके बढ़ती ही जाती थी, बढ़ती ही जाती थी। कैसी भावना? समर्पण की भावना। समर्पण का अर्थ तो समझते हो ना? समर्पण मतलब क्या? जिसको आता है बताओ। समर्पण सर खुद को किसी और के हवाले कर देना। बराबर, थोड़ा थोड़ा ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। समर्पण उसे कहते हैं, देखो एक बात याद रखना कि ये सिर्फ लड़के और लड़की की बात नहीं है कि दोनों के बीच में प्रेम है तो समर्पण है, ऐसा नहीं। समर्पण का मतलब होता है सब कुछ न्यौछावर कर देना। उसमें बहुत सारी चीज होती है। कोई अपने मातृभूमि के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति समर्पित हो जाता है, समर्पण कर देता है, अपना सब कुछ जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जो सैनिक है बॉर्डर पे रक्षा करते हैं वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं, तो वो समर्पण है। कोई अपने माता जी के प्रति, कोई अपने पिताजी के प्रति, कोई अपने भाई बहन के प्रति, कोई अपनी पत्नी के प्रति, कोई अपने बच्चों के प्रति, कोई अपने दोस्तों के प्रति, कोई धर्म के प्रति जो समर्पण कर देता है। समर्पण मतलब वो सोच विचार करता ही नहीं है, अपना सब कुछ जो है वो देने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे कहते हैं समर्पण। तो यहाँ पर ततारा और वामिरो जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, एक ही टक देखते रहते हैं बिना पलक झपकाए, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। फिर भी जो अंदर से उनकी फीलिंग है, उनकी भावनाएं हैं, उनका समर्पण है, वो एक दूसरे को समझ में आ जाता है कि उन दोनों के प्रति कितना प्रेम है, वो कितना समर्पित है एक दूसरे के लिए। तो इसमें कोई शब्दों की जरूरत पड़ती नहीं है, नजरों से ही पता चल जाता है। जैसे आपके घर में कोई अति प्रसन्न होता है
तो बोलने की जरूरत नहीं है, उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि आज ये बड़े खुश हैं। अगर कोई दुखी है तो भी पता चल जाता है कि आज ये दुखी है। इसमें शब्दों की जरूरत नहीं रहती। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। मूक प्रेम मतलब गूंगा प्रेम, जिसमें एक शब्द भी बोला नहीं जाता, ना वामीरो बोलती है न ततारा, ऐसा मूक प्रेम है। गुजराती में आपने मूंगो प्रेम। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया था, मतलब समझ लिया था, और खबर हवा की तरह बह उठी। जो लपाती गांव के, मतलब वामीरो का जो गांव है लपाती, उस गांव के कुछ लड़के इनको देख लिया था और उन्होंने पूरे गांव में हवा की तरह इस खबर को फैला दिया। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। देखो ये अंडरलाइन कर लेना, ये हाईलाइट कर लेना। जो ततारा है उसके गांव का नाम है पासा और लपाती जो है वो वामीरो का गांव। यहाँ पे पूरी लाइन में लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन कर लेना, याद रहना चाहिए। वामीरो का गांव जो है उसका नाम है लपाती और ततारा का गांव जो है उसका नाम है पासा। दोनों का संबंध संभव न था। दोनों का मतलब ततारा और वामीरो का संबंध जो है वो संभव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वे दो अलग अलग गांवों के थे और क्योंकि वो दोनों अलग अलग गांव के थे और उन दोनों के गांव कभी एक साथ में एक कपल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। बराबर, बड़ा इंग्लिश में अच्छा जवाब दिया, मस्त। ये जो है इनका संबंध वो संभव नहीं था। क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के थे और परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार एक दूसरे गांव के लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। ये परंपरा के खिलाफ है। इसलिए इन दोनों का प्रेम संबंध जो है वो परंपरा के रीति रिवाज के खिलाफ था, इसलिए ये असंभव था, संभव नहीं था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। रीति रिवाज के अनुसार अगर शादी करनी है तो दोनों को एक ही गांव का होना जरूरी था। आवश्यक था मतलब जरूरी था, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग गांव के हैं। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। गांव वालों ने दोनों को बहुत समझाया कि ये हमारी परंपरा रीति रिवाज के खिलाफ है, ये शादी नहीं हो सकती। समझाने के बहुत प्रयत्न हुए, लेकिन दोनों अपने इरादे पर अडिग थे। अडिग से मतलब क्या? उस पे ही डटे हुए थे। हाँ बराबर है, वो अपने निश्चय से पलटना नहीं चाहते थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि शादी करेंगे तो हम दोनों ही शादी करेंगे, चाहे वो परंपरा के विरुद्ध हो चाहे कुछ भी हो। तो वो अपने निर्णय से हटना नहीं चाहते थे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रही। नियमतः मतलब हर दिन रोजाना वो उस जगह पर उसी समय दोनों मिलते थे, एक दूसरे के सामने खड़े रहते थे, एक शब्द भी बोलते नहीं थे, एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रहते थे और समय होने पर, अंधेरा होने पर, सूरज डूबने पर अपने अपने गांव की ओर चले जाते थे। ये हर दिन का था उनका। लेकिन गांव में जो है अफवाहें इधर उधर की जैसी तैसी सारी अफवाहें गांव के अंदर उछलती रहती थी, घूमती रहती थी। अफवाह तो समझते हो ना, अफवाह किसे कहते हैं? झूठी खबर अफवाह। उसे क्या कहते हैं? अफवाह। यानी उसमें कुछ तथ्य होता नहीं है, सत्य होता नहीं है और वो बातें फैलती रहती है, उसे कहते हैं अफवाह। जैसे ये चीज है ना, एक मनोवैज्ञानिक है, ये साइकोलॉजी है। मानसिकता लोगों की इस प्रकार की है कि लोग जो है बात को सुने समझे देखे बगैर कहीं पे भी उछाल देते हैं। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से बात जो है बात का बतंगड़ बन जाता है। यहाँ अगर आप क्लास के अंदर होते तो मैं इस तरह का एक प्रयोग करता हूँ हर बार कि आप सब ऐसे बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं किसी एक विद्यार्थी को कान के अंदर एक छोटा सा वाक्य जो है, छोटा सा वाक्य
कान में बताता हूँ, आजू बाजू वाले ना सुने उस तरह से। फिर मैं उसको कहता हूँ कि तू दूसरे को बोल, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, इस तरह से घूम के आखिर में जो विद्यार्थी या विद्यार्थिनी जो भी बैठे हैं उनको मैं वही वाक्य बोलने के लिए कहूंगा सबके सामने कि भाई बोलो क्या कहा। तो वो वाक्य जो है वो मैंने जो वाक्य कहा था उससे बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो सब लोग एक एक करते जाते हैं बोलते वक्त। बराबर, क्योंकि सब लोग सबके विचार अलग अलग होते हैं और वो लोग अपने नहीं। विचार के हिसाब नहीं, विचार की यहाँ बात ही नहीं है, विचार की यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ होता क्या है, या तो कोई व्यक्ति थोड़ा गलत सुन लेता है, थोड़ा गलत सुन लेता है या तो कम सुनता है। कोई व्यक्ति बोलने के समय गलती कर देता है, जो मैंने कहा था वो बिल्कुल अलग थोड़ा बोल देता है। कोई जानबूझकर बोलता है, कोई गलती से बोल देता है। तो इस तरह से थोड़ा यानी 3, 4, 5 विद्यार्थी ऐसे गलती करते हैं तो आखिर तक आते आते वो वाक्य जो है वो बदल जाता है। बिल्कुल अफवाह इसी तरह की होती है, सुना न समझा न देखा न कुछ भी नहीं, जैसे तैसे बात मिली उसको मिर्च मसाला डाल के चटाकेदार बना के आगे परोस दिया। उसने वही किया, फिर से मिर्च मसाला डाला आगे। तो बाद में क्या होता है, मसाले ज्यादा हो जाते हैं उस बात के अंदर, क्योंकि हर कोई मसाले मिलाते जाता है। तो बाद में आखिर में वो बहुत ही मसालेदार बात हो जाती है। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बाद में आखिर तक वो ऐसा हो जाता है कि ऐसी अफवाह जो किसी ने ना सुनी है ना देखी है, ऐसी बात फैलती रहती है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है, सतारा और वामिरो हर दिन मिलते रहते थे और गाँव में अफवाहें जो है वो फैलती रहती थी। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। कुछ समय बाद पासा जो गांव है सतारा का, उस गांव के अंदर पशु पर्व मतलब प्राणियों का मेला जो है, त्योहार जो है वो वहां पर हर साल लगता था। उस पशु पर्व का आयोजन सतारा के गांव में पासा में हुआ। जानते हो ना पशु पर्व में क्या होता है? पता है पशु पर्व के अंदर होता क्या है? जो त्योहार होता है प्राणियों का, पशुओं का मेला लगता है, उसमें होता क्या है? बोलो, होता क्या है उसमें? नहीं मालूम? अगर नहीं मालूम तो मुझे बताना कि चलो। देखो, पशु पर्व के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो हट्टे कट्टे पशु हैं उनका प्रदर्शन होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि उस हट्टे कट्टे पशुओं के साथ युवाओं को, मतलब जो जवान लड़के हैं, वो उनका शक्ति प्रदर्शन होता है, उनको उनके साथ लड़ाई होती है, ताकत दिखाई जाती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसकी रेस लगाई जाती है कि कौन रेस जीतता है। कहीं कहीं जगह बुल फाइट होती है, मतलब उनको लड़ाया जाता है आपस में। कहीं कहीं बोलियां लगती है, बहुत सारी चीजें होती है पशु पर्व के अंदर। आपने अलग अलग तरीके के बहुत सारे देखे होंगे कि वो जो मुर्गे हैं, मुर्गों को लड़ाया जाता है, बकरे हैं, बकरे को लड़ाया जाता है, बुल फाइट करवाई जाती है, या तो बुल को दौड़ाया जाता है, आगे पीछे लोग दौड़ते हैं और बुल जो है वो सबको उड़ाता चलता है। बहुत सारे पर्व जो है, आपने वो जल्लीकट्टू का नाम तो सुना होगा कर्नाटक के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया उस पर्व के ऊपर। उसमें क्या होता था, वही तो होता था, लोग जो है उस बुल के साथ मजाक मस्ती और परेशानी करते थे, बुल को गुस्सा दिलाते थे और बुल जो है वो सबको उड़ाता रहता था। इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती थी। तो ये जल्लीकट्टू नाम का जो पर्व था कर्नाटक के अंदर या तो तमिलनाडु के अंदर शायद, वो बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया। तो बहुत सारे ऐसे पर्व है जो आप देखते होंगे। आपने वो शुतुरमुर्ग देखा होगा जिसके ऊपर बड़ा पक्षी होता है हमारी हाइट का, उसके ऊपर लोग बैठ के रेस लगाते हैं। अलग अलग तरीके के बहुत सारे पर्व जो है पशु पक्षियों के वो होते हैं। देखा ना शुतुरमुर्ग, कि नहीं देखा?
देखा किसी ने शुतुरमुर्ग? यस सर। किसने देखा? किसने देखा, कहाँ देखा? कौन सा बोला आपने? अभी यश सर बोला, जो उससे मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ देखा शुतुरमुर्ग तुमने? तो मैंने तो नहीं देखा। नहीं, जिसने देखा उसकी बात अभी बोला ना। यस सर, कौन था वो? उसने देखा है। हर्ष था? कौन था? सर मैं नहीं था। तो कौन बोला था? हर्ष ही होगा सर। सर मैं नहीं था। पर्व बोला। पर्व बोला था। अरे मसाला लगा रहा है राज। कोई बात नहीं, क्योंकि शुतुरमुर्ग अगर उसने देखा है तो समझो कि वो अफगानिस्तान की ओर गया होगा, क्योंकि इंडिया में तो कहीं है नहीं। इसलिए मैं उससे पूछना चाहता था कि तूने रियल में देखा कि टीवी वगैरह में देखा? लेकिन वो भाग गया। उसको पता चल गया कि सर अभी हमें पूछेंगे कहाँ देखा, कैसे देखा, कैसा था, इसलिए वो निकल गया। टीवी में तो कितनी बार देखा है? देखा है ना, बड़ा ऊंचा पक्षी है, हमारी हाइट क्या। यस सर। उसके ऊपर लोग बैठ के रेस लगाते हैं। वो फिल्म में नहीं था? वो वाली फिल्म में, कौन सी फिल्म थी वो, रणवीर सिंह की? जग्गा जासूस। ना, अरे वो पद्मावत जो है। हाँ, पद्मावत में वो शुतुरमुर्ग नहीं पकड़ के आता है रणवीर सिंह, वो बड़ा वाला ऊंचा पक्षी होता है वो शुतुरमुर्ग। उसके ऊपर बैठ सकते हैं हम घोड़े की तरह, उसकी रेस होती है। हमारे गुजरात में भी पशु पर्व होता है, एक जगह मेला लगता है। किसका लगता है मालूम है? गधे का मेला लगता है। वहाँ बहुत सारे गधों के मालिक गधे लेकर आते हैं। उनको गवर्नमेंट की ओर से टोकन दिया जाता है, एक कलर दिया जाता है, रंग, कि भाई तेरा ब्लैक, तेरा ब्लू, तेरा रेड, तेरा ऑरेंज, इस तरह के। और वो अपने जो गधे लेके आते हैं 2, 4, 5, 10 जो भी, उसके ऊपर, क्योंकि गधे तो व्हाइट कलर के होते हैं, उसके ऊपर राउंड किए जाते हैं उस कलर से। ग्रीन जिसके हैं वो एक मालिक के, रेड है वो एक मालिक के, ब्लैक है वो एक मालिक के। ऐसे जो है रंग के, कलर के, वो निशान किए जाते हैं गधों के ऊपर। मालूम है कहाँ पे होता है वो मेला गुजरात में? सर सुना तो है, लेकिन वो नहीं पता किधर होता है। अहमदाबाद जिले के अंदर धौलका तालुका है, सिटी है धौलका। उसका एक गांव है छोटा सा, वोठा गांव। वहां पर 3 नदियां मिलती हैं त्रिवेणी संगम में। वो 3 नदियां जहाँ मिलती हैं उधर मेला लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं मेले में एंजॉय करने के लिए। वहाँ गधे भी होते हैं, जो मालिक लेकर गधों को आते हैं। फिर गधे जो होते हैं उनकी बोलियां लगती हैं, बहुत महंगे होते हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के गधे बिकते हैं। अब उनका क्या करते होंगे, कहाँ ले जाते होंगे, कौन से काम में आते होंगे, ये मालूम नहीं, लेकिन गधों की बोली लगती है, बड़ी बड़ी कीमतें लगती हैं अच्छे जो गधे होते हैं उनकी। ऐसा मेला है, देखो, पशु पर्व। तो ऐसा ही एक पशु पर्व जो है वो पासा गांव में था। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। देखो, हृष्ट पुष्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बोला था। हृष्ट पुष्ट मतलब क्या? मतलब हेल्दी। हाँ, हट्टे कट्टे। हृष्ट पुष्ट का मतलब होता है हट्टे कट्टे। ऐसे हट्टे कट्टे पशुओं का प्रदर्शन भी होता है और पासा गांव के और आजू बाजू के गांव के युवकों का
शक्ति प्रदर्शन भी होता है, वो लड़ते हैं उनसे, ताकत दिखाते हैं, उनको इनाम मिलता है। ऐसा ये जो है पशु पर्व होता है उधर। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेने आते हैं। साल में एक बार होता है, आजू बाजू के सारे गांव के लोग उसमें, उस पर्व में, पशु पर्व में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। नृत्य संगीत यानी मनोरंजन का भी कार्यक्रम होता है और भोजन का भी आयोजन होता है कि लोग भोजन करके फिर अपने अपने गांव लौट जाते हैं। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे थे। पासा में शाम के समय सब लोग एकत्रित मतलब इकट्ठा होने लगे थे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। मनोरंजन के जो कार्यक्रम है, एक के बाद एक विभिन्न मतलब अलग अलग कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। तनिक मतलब जरा सा भी उसका मन जो है वो इन कार्यक्रमों में नहीं था। उनका मन कहाँ था? ततारा का मन कहाँ था? विमारो नहीं, वामीरो में उसका मन जो है, उसका ध्यान जो है सिर्फ वामीरो को ढूंढने में था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। ततारा को लगा कि उस नारियल के पेड़ में, क्योंकि टापू है भाई, ये तो क्या है कि द्वीप है, द्वीप के ऊपर समुद्र के बीच में नारियल के पेड़ सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक नारियल के पेड़ के पीछे से ततारा को लगा कि कोई उसे देख रहा है, तो ततारा जो है उस तरफ देखने के लिए चला गया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की कोशिश की, चेष्टा मतलब कोशिश, करीब जाकर पहचानने की कोशिश की कि कौन देख रहा है। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। वामीरो जो ततारा को देख रही थी, लेकिन भय के कारण, डर के कारण वो सबके सामने आने में डर रही थी। उसकी आंखें तरल थी। किसकी आंखें तरल थी? वामीरो। हाँ, और आंखें तरल थी का मतलब क्या होता है? आंखों में आंसू। हाँ, रो रही थी। आंखें तरल थी मतलब रो रही थी। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तरल और एक ठोस। तरल पदार्थ मतलब क्या? लिक्विड। ठोस पदार्थ मतलब क्या? सॉलिड। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, तरल और ठोस, यानी कि लिक्विड और सॉलिड। तो आंसू जो है वो तरल में आता है। तो उसकी आंखें जो है वो तरल थी, मतलब जो वामीरो है वो रो रही थी। होठ कांप रहे थे, डर के मारे उसके होठ जो है वो कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही ततारा को देखा बाजू में नजदीक, तो वो और जोर से रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, मतलब व्याकुल हो गया, परेशान हो गया कि अब करे क्या। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। ततारा आज तक कभी वामीरो के साथ एक शब्द भी नहीं बोला था, ना वामीरो एक शब्द बोली थी, कुछ भी नहीं। तो अब ततारा बेचारा, उससे बोले नहीं बन रहा था कि बोलूं क्या। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ये तो लड़कियों की आदत ही होती है, और ज्यादा रोने लगती है अगर कोई उसके आसपास आता है तो। ऐसा ही वामीरो कर रही थी। ऐसा ही होता है ना कि नहीं निष्ठा? ऐसा करती है ना लड़की? प्लीज रिपीट। जैसे कोई लड़की रो रही है, दुख है या नहीं है, रो रही है, चलो उसके पास अगर कोई मम्मी पापा या भाई बहन, कोई अपना दोस्त फ्रेंड वगैरह आता है कि भाई क्यों रो रही है, तो और जोर जोर से रोने लगती है। होता है ना ऐसा? नहीं होता? अरे होता जरूरी है, नहीं हो ऐसा हो। वो लड़की शायद ज्यादा सेंसिटिव हो। लोग अलग अलग होते हैं। बराबर है, पक्ष खींच रहे हैं। लड़कियों का पक्ष मजबूत है, अब नहीं बोलना चाहिए, हमारी बात पट।
चलो आगे सर बढ़ते हैं। हमारी जनरेशन अलग हो गई है। वाह भाई वाह, सामने वाले को रुलाना है, बाकी रोना नहीं है। क्यों? जनरेशन अलग, चेंज, रोएगा सामने हाँ वाला, सर। हम नहीं। ऐसा ही होता है ना, सामने वाला रोए, हम क्यों रोए भाई? तो वो जो है वो लगातार उसके रोने की आवाज ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमुख था। ततारा जो है वो बेचारा किंग कर्तव्य विमुख था। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है किंग कर्तव्य विमुख। इसका मतलब क्या होता है किंग कर्तव्य विमुख का? आता है किसी को कि मैं बता दूं? नहीं, इसका मतलब क्या किंग कर्तव्य विमुख? सूझ नहीं रहा था। कुछ ना कर पाऊँ। अगर किसी के पास पुरानी किताब होगी तो उसमें मैंने लिखवाया होगा, उसमें होगा इसका मतलब। इसमें 3 शब्द हैं, किंग कर्तव्य विमुख। कर्तव्य का मतलब आप जानते हो, कर्तव्य मतलब क्या? फर्ज, जिम्मेदारी। बिना काम तो किंग कर्तव्य विमुख का मतलब, किंग मतलब कौन सा, तो इसका मतलब हुआ किंग कर्तव्य विमुख का कि कौन सा फर्ज निभाए, मतलब कौन सा कर्तव्य निभाए, कौन सी जिम्मेदारी निभाए। तो अब ततारा जो है बेचारा कंफ्यूज है कि उसे पता नहीं चल रहा है कि ततारा जो है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वामीरों के साथ मेरा संबंध क्या है। ना मैं उसका भाई हूँ, ना मैं उसका पति हूँ, ना मैं उसका कोई सगा संबंधी हूँ, तो मैं कौन सी जिम्मेदारी निभाऊं? मैं उसको रोटी बंद करने के लिए मैं जिम्मेदारी कौन सी निभाऊं? मैं क्या करूं? ये बेचारा ततारा जो है वो कंफ्यूज था, किंग कर्तव्य विमुख था। वामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। देखो मुहावरा आया, और इस बार UT2 में आपके ग्रामर के कोर्स में मुहावरा है, और हर एक मुहावरे में जहां जहां कहूं कि ये मुहावरा है वहां अंडरलाइन करते जाना। आग बबूला हो जाना क्या होता है? इसका मतलब बहुत गुस्सा होना। गुस्सा हो जाना। बराबर है। तो वामीरों की माता जी जो है वो वहां पर आई, उन्होंने देखा कि ततारा और वामीरो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, आग बबूला हो उठी। मतलब उन दोनों को देखकर माता जी को बहुत गुस्सा आया। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि सब गांव वाले खड़े थे और गांव वालों के सामने ये दोनों पास पास में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये देखकर माता जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उनको लगा कि ये तो हमारा अपमान हो गया। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। गांव के कुछ लोग जो है वो भी वहां पर ये जो घटना घटी थी वहां पर पहुंच गए। वामीरों की माँ क्रोध में उफन उठी और ज्यादा गुस्सा करने लगी। लोगों को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में उफन पड़ी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। जितना वो सुना पाती थी भला बुरा, उतना ततारा को सुनाया। किसने सुनाया? बराबर, वामीरों की माता जो है, वामीरों की माँ ने ततारा को बहुत भला बुरा सुनाया। जितना हो सकता था, जितना क्रोध था, गुस्सा था, वो सब उस पर निकाला। ततारा को बहुत भला बुरा सुनाया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। गांव के लोग जो थे वो भी किसके पक्ष में आ गए? वामीरों की माता जी के पक्ष में। ततारा के साथ कोई नहीं था। गांव वाले भी ततारा को सुनाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। असहनीय मतलब अब वो सहन नहीं कर सकता। ततारा को गुस्सा आ गया, वो सहन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक तो माता जी तो सुना ही रही थी, साथ में गांव वाले लोग भी आकर सुनाने लगे, तो बड़ा गर्म हो गया, गुस्सा हो गया। वो सहन नहीं कर पाया इतना सारा अपमान ततारा का, क्योंकि आज तक तो ततारा को सम्मान मिलता था, अपमान तो कभी मिला नहीं। आज पहली बार अपमान हुआ। आज तक तो सम्मान ही करते थे लोग उसका, तो बड़ा गुस्सा हो गया।
वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा, क्योंकि एक तरफ वामिरो रो रही थी, एक तरफ लोग ततारा को सुना रहे थे, तो ततारा जो है बड़ा गुस्से में आ गया। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। देखो, इस लाइन को आप मुझे समझाओ, नहीं समझ में आएगा तो मैं बोल दूंगा, चिंता मत करो। अब थोड़े पैर दुख रहे हैं, मैं बैठता हूँ, तब तक आप इस लाइन को, जो मैंने अभी लाइन पढ़ी उसको समझाओ। फिर से पढ़ रहा हूँ वो लाइन कि उसे मतलब ततारा को जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। देखो, ये समझाओ मुझे, नहीं आता तो बोलना, मैं समझा दूंगा। तो ततारा को जो वो कमर उसने गाँव वालों की जो सहायता की थी वो लोग खिलाफ हो गए, तो उनको अच्छा नहीं लगा। चलो, और कोई जवाब देना चाहता है इसका? Your screen is blurred. अच्छा, और चलो, आप जहाँ जवाब देते पर रहो। संतारा को अपने गांव वालों से दो अलग अलग गांव की विवाह प्रथा पर शोक था, मतलब उसे पछतावा हो रहा था कि ऐसा क्यों होता है, उससे दुख हो रहा था कि ऐसा क्यों होता है। उस समय खुद पर ही उसे चिढ़ चढ़ रही थी कि वो इतना असहाय क्यों। बराबर है, जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। ततारा जो है उसे विवाह की निषेध परंपरा, निषेध मतलब मना, धूम्रपान करना निषेध है, मतलब मना है, तो ये निषेध का मतलब हुआ है मना करना। तो यहाँ विवाह जो है, विवाह की निषेध परंपरा मतलब विवाह मतलब शादी की जो निषेध परंपरा है, मतलब ऐसी परंपरा है कि एक दूसरे गांव के लड़के और लड़कियां आपस में शादी नहीं कर सकते। इस पर क्षोभ था ततारा को, मतलब दुख था, बड़ा दुख था कि ऐसा नियम बनाया किसने। दुख तो था ही उस बात का, लेकिन अपनी असहायता पर खींच भी थी। अपनी असहायता पर मतलब वो अभी असहाय है, उसको सहाय करने के लिए, उसको मदद करने के लिए एक भी व्यक्ति उसके पक्ष में नहीं है। सब सामने चले गए, सब सुना रहे हैं, सब भला बुरा कह रहे हैं, इसलिए उसको और खींच आ रही है, मतलब गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अकेला पड़ गया, उसके पक्ष में कोई नहीं है। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था, वामिरो और भी रो रही थी, तो वामिरो का दुख देखकर, उसका रुदन रोना देखकर ततारा जो है और भी गुस्सा हो रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाने चाहिए। अभी ततारा को ये पता ही नहीं था कि गुस्सा जो मुझे आ रहा है, उस गुस्से को शांत करने के लिए या इस कंडीशन को समझने के लिए क्या करना चाहिए, ये ततारा अभी बिल्कुल नहीं समझ रहा था। क्यों? क्योंकि वामिरो की माताजी लग पड़ी थी भला बुरा सुनाने के लिए, साथ में गांव वाले लोग भी साथ दे रहे थे, तो अभी ततारा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। अनायास मतलब अचानक से, ना चाहते हुए ततारा का हाथ जो है वो तलवार की मुठ पर जाके अटका। तलवार की मुठ समझते हो? देखो, मैंने यहाँ बनाया, ये जो तलवार पकड़ने की जगह होती है यहाँ पर लास्ट में, उसे कहते हैं तलवार की मुठ। देखिए ना तलवार, तो हाँ या ना, तलवार देखी है कि नहीं? यस सर, देखिए। पकड़ी है कभी तलवार? यहाँ मुठ से पकड़ी है तलवार को? यस सर, पकड़ी है ना, बहुत वजनदार होती। वाह, तलवार पकड़ी भी है, वजन भी देख लिया है, अच्छी बात है। लड़कों ने नहीं देखी है? लड़के
ओ भाई साहब, वो सो गए क्या? नो सर, देखी है नहीं देखी? नहीं देखी? सर, देखी है। रियल तलवार अच्छा, ऐसे? देखी है पर कभी पकड़ी नहीं है। अच्छा, जिन जिन ने तलवार जो है पकड़ी है, बहुत वजनदार होती है, ये वो अच्छा है, अनुभव है। लेकिन मैं तो लड़कों को कह रहा था कि अगर तलवार पकड़ी नहीं है, देखी नहीं है, तो कोई बात नहीं, 10 साल के बाद, 10-12 साल के बाद वैसे भी तलवार पकड़ने की बारी आ जाएगी। जब आप दूल्हे बनोगे वरराजा, उस समय आप राजा हो, उस समय हाथ में तलवार होगी। आजकल तो जमाना बदल गया, कोई रखता भी नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार वरराजा जो होते हैं उनके हाथ में तलवार होनी चाहिए। रखते हैं कि नहीं आजकल, कि नहीं रखते? आजकल तो सूट बूट में आ गए हैं, उसमें तलवार कहाँ से रखेंगे? सर, पकड़ी हुई है। मतलब वो करेंगे तो भी वो डुप्लीकेट वाली, या तो वो छोटी वाली कटार आती है, वो पकड़ेंगे। चलो, तो हमने ये पढ़ा कि अनायास मतलब न चाहते हुए अचानक से उसका हाथ जो है वो तलवार की मुठ पर जा टिका। मतलब वो गुस्से में है, क्रोध में है, और हाथ जो है वो तलवार की मुठ पर गया है। अब आगे क्या होगा, गुस्से में वो क्या करेगा, कैसी हालत होगी, ये सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, कितने क्वेश्चन दिए थे मौखिक में? मौखिक में 3 दिए थे और 25 में। मौखिक में 3 और लिखित 25-30 में कितने दिए थे? याद नहीं? 2 दिए थे। अच्छा, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो रहेगा मौखिक का चौथा, मौखिक का चौथा, और 50-60 में, अब 25-30 में 2 हो गए, 2 बाकी, उसको छोड़ो। 50-60 में दूसरा और तीसरा, 50-60 में दूसरा और तीसरा, ये आज का आपका होमवर्क है। मौखिक में चौथा, 50-60 में दूसरा तीसरा। मौखिक में चौथा, 50-60 में दूसरा और तीसरा, ये रहेगा आज का आपका होमवर्क। मैं वैसे व्हाट्सएप में तो भेजूंगा ही, लेकिन फिर भी, तो आज जो भी पढ़ा वो सबको समझ में आ गया? आज जो भी पढ़ा वो सबको समझ में आया? भागने लगे, जवाब देने के लिए रुकते भी नहीं है। आज जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया भाई साहब? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। फिर भी अभी तो 13 की स्ट्रेंथ है, आए थे उससे ज्यादा है। वाह, अच्छी बात है। अटेंडेंस देने के लिए आते होंगे, पढ़ने के लिए नहीं। वाह वाह। चलो ज्वाइन करके निकलो, अटेंडेंस हो जाएगी। बाकी पढ़ना किसको है, अटेंडेंस हो गई तो आ गया, लेकिन उनको बाद में पछतावा होगा, अभी नहीं। बाद में पता चलेगा कि ये महंगा पड़ा भाई साहब, बहुत महंगा पड़ता है ये। कोई बात नहीं, चलो तो फिर टाइम हो चुका है, मिलते हैं हमारे कल नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर पूरा कर लेंगे, बाद में प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद।